कीप योर माउथ शट। ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये कहीं पे हुआ है। के अंदर दो मेहमान आपस में बैठे हुए थे और बड़ी ही गर्मी सर्दी हो गई। प्रोग्राम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया था। 45 मिनट की जो है वो आपस में फोन पे बात हुई थी और नरेंद्र मोदी को उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बुलाया था और नरेंद्र मोदी ने फिर वापस आके एक जलसे के अंदर भी ये बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप मुझसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आप लोगों के पास आना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। इंडिया की बड़ी फौज ने अपने मुख्तलिफ शाखों के लिए मखसूस ड्रोन बटालियंस तैयार करने का फैसला कर लिया है। बटालियन जो है वो पूरी की पूरी सिर्फ ड्रोन को हैंडल करने के लिए तैयार की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो आम तीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट और सीए स्पोर्ट्स के हवाले से हमने तफसीली व्लॉग किया था। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला व्लॉग जो है वो जरूर देखें। सियालकोट के हवाले से जो एक करप्शन स्कैंडल सामने आ रहा है उसके बारे में मैंने उस पर कुछ लेग वर्क और स्पीड वर्क किया है, उसे आप जरूर देखिएगा। भारत के हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर जो है वो सामने आ रही है और भारत जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर होने लगा है। और इसके साथ साथ थंबनेल के ऊपर जो आपने एक लाइन देखी है कि कीप योर माउथ शट, ये क्या मामला है, ये भी बड़ी मजे की एक खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली खबर यह है कि जनाब रेमिटेंसेस, बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पैसे भेजे हैं पाकिस्तान में और ओवरऑल भी जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आई हैं, जुलाई में 3 अरब 21 करोड़ डॉलर की जो है वो रेमिटेंसेस आई हैं। आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो रेमिटेंसेस ना भेजने का कहा था और मैंने उस पर कहा था कि जनाब ये बहुत बुरी तरह फ्लॉप होगा। वही हुआ है, पैसे आ रहे हैं जनाब और धड़ाधड़ आ रहे हैं। अलबत्ता पिछले जून, ये जो रवां साल जून के मुकाबले में 5.5% जो है उसमें कमी आई है। ये जुलाई के फिगर्स जेन में रखिएगा, तो 5.5% की उसमें कमी आई है। लेकिन अगर आप जुलाई 2024 के यानी कि पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 7.4% इसके अंदर इजाफा हुआ है। पिछले साल से ज्यादा पैसे जो हैं वो भेजे गए हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने हमेशा की तरह सबसे ज्यादा पैसे भेजे हैं। जुलाई में 82 करोड़ 37 लाख डॉलर जो है वो वतन वापस भेजे गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से 66.5 करोड़, बर्तानिया से 45 करोड़ और यूरोपीय यूनियन से 42 करोड़ जो है वो पाकिस्तान भेजे गए हैं। इसके अलावा सनतकारों की मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, तो उन्होंने सनतकार एसएम तनवीर ने कहा है कि जी हमारी फील्ड मार्शल से 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने तफसील से हम सबकी बात को सुना, समझा और इस पर एक्शन लिया। कहा वो 2 साल से ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब ने अपने मुल्क की मीशत को खड़ा करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं उन्होंने कहा कि एफपीसीसीआई ने 1.5 साल आईपीपीस पर जंग लड़ी, बिजली कीमत 9 सेंट, शरह सूद 9% करना वक्त की अहम जरूरत है। इसके अलावा कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के शराकत इक़्तिदार के हवाले से मामला पर गुफ्तगू हुई। सियासी और अमन ओमान की सूरत हाल के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी यहाँ पे मौजूद थे। इस दौरान अभी चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के एक कज़न की जो है डेथ हुई थी, उनका इंतकाल हुआ था, तो उनकी ताज़ियत के लिए भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है वहाँ पे गया था। वैसे ये काम मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करना चाहिए। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हंसी खुशी के जो मौके होते हैं उसके ऊपर अपना एक ताल्लुक जो है वो ज़रूर कायम रखना चाहिए। अच्छा जी, कीप योर माउथ शट, ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये कहीं पे हुआ है ये सब कुछ। बेसिकली कल जो है वो एयरवाई का एक प्रोग्राम था, उसके अंदर 2 मेहमान आपस में बैठे हुए थे और बड़ी ही गर्मी सर्दी हो गई प्रोग्राम के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब, ये दोनों जो है वो प्रोग्राम में बैठे हुए थे। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद जो है वो वैसे बड़े सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। उसके बाद दोबारा हुमायूं मोहम्मद साहब से जब सवाल किया गया, उन्होंने भी जवाब देना शुरू किया था, तो इख्तियार वली साहब ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। इस पर हुमायूं मोहम्मद साहब जो है वो एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कीप योर माउथ शट, तो इस पर इख्तियार वली साहब ने कहा कि कीप योर लिप्स सील्ड, जिस पर हुमायूं मोहम्मद साहब जो है वो बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इस बदतमीज शख्स के साथ मैं नहीं बैठ सकता और लाइव प्रोग्राम के दौरान ही वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए। अनफॉर्चुनेट बात है, इससे पहले भी इख्तियार वली साहब का जो है वो एक उनकी लड़ाई जो है वो ऑलरेडी एक हो चुकी है। मुझे याद नहीं आ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे ख्याल में नईम हैदर पंचोता साहब के साथ हुई थी, मेरे ख्याल में उनके साथ ऑलरेडी एक लड़ाई हो चुकी है। अब ये दूसरी चपकलिश है जो एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से के साथ हुई है। मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि हुमायूं मोहम्मद साहब को भी अगर गुस्सा आ गया ना, बड़े सॉफ्ट स्पोकन इंसान है जिस तरह मैंने कहा, तो फिर इसका मतलब है ही फेल्ट रियली ऑफेंडेड। तो आई होप इख्तियार वली साहब जो हैं अपने मामला इनके साथ रिजॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली का जो एक स्कैंडल सामने आया था जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो मैनचेस्टर पुलिस ने कुछ मजीद तफसीलात जो है वो शेयर की है। उन्होंने कहा जी 4 अगस्त को जो है वो हमें जिनसी ज्यादती की शिकायत मौसूल हुई और ज्यादती का वाक़या मुबैना तौर पर 23 जुलाई को मैनचेस्टर की हदूद में जो है वो पेश आया था। पुलिस ने कहा कि वाक़े के इल्जाम में 24 साल के नौजवान को गिरफ्तार किया गया और वाक़े की तहकीकात मुकम्मल होने तक मुलजिम को जमानत पे रिहा किया गया है। तो अब ये खबर आई है कि उनसे उनका मोबाइल फोन भी हैदर अली का जो है वो लिया गया था, लेकिन उसके बाद उसमें से कोई खास शवाहिद नहीं मिले, तो वो मोबाइल फोन हैदर अली का जो है वो वापस कर दिया गया है। इसके साथ साथ दरिया हुंजा में तोगयानी से कटाव के बाद शाहर कराकुरम बह गई, जिससे पाकिस्तान और चीन के माबैन जो कराकुरम हाईवे है वो उसका एक हिस्सा जो है वो पानी में बह गया और पाक चीन बॉर्डर पर तफरीह के लिए गए हुए सयाहों की बड़ी तादाद जो है इसकी वजह से फंस गई, क्योंकि वो दूसरी साइड के ऊपर थी। खुजरात पास आमतौर पर जो है वो पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है वो खुजरात पास पे है, तो वहाँ पर लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, तो उसके उसी रस्ते के अंदर जो है ये वाक़या पेश आया है। अब हुकूमत की जानिब से कोशिश है कि इस रस्ते को जो है जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, लेकिन इसमें कई लोग जो है वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर फंसे हुए थे जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब कल एक वाक़या पेश आया है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने
बताया गया जी भारतीय ड्रोन जो है वो एक मार गिराया है। अब ये भारतीय ड्रोन उस तरह का ड्रोन नहीं था जो पाक भारत जंग के दौरान इस्तेमाल हुए थे। वो जो ड्रोन्स थे वो तो कमाकाजी ड्रोन्स थे, मतलब वो ड्रोन्स जो है वो बेसिकली आते हैं, वो सर्वेलेंस भी करते हैं और उसके बाद अपने टारगेट को जहां पे उन्होंने हिट करना होता है वो फिर उसी के ऊपर गिर जाते हैं और धमाके से उस चीज को भी तबाह कर देते हैं। उन्हें कमाकाजी ड्रोन्स जो है वो कहा जाता है और ये इजराइल के साथ मिलकर इंडिया ने बनाए थे। तो ये उस तरह का ड्रोन नहीं था, ये क्वाडकॉप्टर था जो बेसिकली सर्वेलेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये बताया जा रहा है कि ये जो भारतीय ड्रोन था ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाहौर के नवाही इलाके मनावा में जो है वो मार गिराया। पुलिस इलाका का कहना है कि फोर्सेज ने फौरी तौर पर ड्रोन को निशाना बनाकर नीचे गिराया। इब्तदाई तौर पर ड्रोन सर्वेलेंस का ही लगता है और उसमें कोई बारूदी मवाद जो है वो नहीं था। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनाब बलूचिस्तान के जिला योब में पाक अफगान सरहद के करीब खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत के हिमायत याफ्ता फितनतुल खारिज को पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाका संबजा जिला योब में एक बड़ी तादाद में मौजूद खारिज के गिरोह की नकलो हरकत को बरवक्त ट्रेस किया जो सरहद पार से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फौजी जवानों ने महारत दलील और बरवक्त कार्रवाई के जरिए दुश्मन की दरअंदाजी की कोशिश को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया, जिसके नतीजे में 33 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारिज जो है वो जहन्नुम वासिल हो गए। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी जो है वो भी वहां पे बरामद हुआ है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में हालिया क्वाडकॉप्टर हमलों के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हुवैद और वजीराबाद में मुश्तरका तौर पर सर्च और टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों के 14 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान बन्नू पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान आर्मी और पुलिस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर हुवैद और वजीराबाद के इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन करके कलदम तंजीम के दहशतगर्दों के 14 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया, जबकि उनके 3 ठिकाने भी मसमार कर दिए गए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 गाड़ियां भी कब्जे में ली, जिनमें 2 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा भी जो है वो शामिल है। इसके अलावा जनाब सिक्योरिटी फोर्सेज ने, सिक्योरिटी जराये ने यह कहा है कि रियासत की खारिज से बातचीत या समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता, दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी रहेगी। जराये ने कहा कि कबाइल और खारिजियों की बातचीत के जरिए इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्द और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं और सिक्योरिटी जराये का कहना है कि खारिज और सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर कोई बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक खारजी रियासत के सामने सर तस्लीम खम ना करें बातचीत मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि खारिजियों की बड़ी तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है। वहां के कबाइल के सामने 3 नकात रखे हैं। पहला नुकता, इन खारिजियों को जिनकी ज्यादा तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है इनको बाहर निकालें। नंबर 2, अगर कबाइल ख्वारजीन को खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज इन ख्वारजीन को उनके अंजाम तक पहुंचा दें। नंबर 3, अगर ये दोनों काम नहीं किए जा सकते तो हत्तुल इम्कान हद तक नुकसान से बचा जाए, क्योंकि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी। तो ये जनाब अपडेट्स हैं। अब आ जाए जरा पाकिस्तान इंडिया के मामले के ऊपर, और वहां पे इंडिया के अंदर जनाब बड़ी सख्त जो है वो परेशानी पाई जाती है, क्योंकि अब इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो पाकिस्तान की तारीफें करने के ऊपर मजबूर हो गया है। और खबर आई है जनाब ब्लूमबर्ग से, 2 खबरें हैं, दोनों ब्लूमबर्ग से। पहली खबर ब्लूमबर्ग से जिसकी हेडलाइन ये है, पाकिस्तान एंजॉयज अ ट्रंप हाई एज इंडिया स्वेट्स, यानी कि इंडिया के पसीने निकल रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो इस सूरत हाल को एंजॉय कर रहा है। ब्लूमबर्ग कहता है जी पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा मुल्क बना हुआ है, जबकि भारत को दबाव का सामना है। पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने अपने पत्ते बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किए हैं। अपनी रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग ने कहा कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिनका अमेरिका से तजारती मुआहदा तय पा गया है। ट्रंप इंतजामिया और पाकिस्तान के दरमियान राब्तों का आगाज पाक भारत जंग के दौरान हुआ। ब्लूमबर्ग कहता है जी पाकिस्तान ने ट्रंप के जंगबंदी ऐलान का खैर मकदम किया, भारत ने जंगबंदी करवाने की तरदीद की। अमेरिकी जरीदे ने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे असासे मौजूद हैं जो अमेरिकी मफादात के लिए मुफीद हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के अब तक दरियाफ्त ना किए गए ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। सबसे बड़े ना हो तो वन ऑफ द बिगेस्ट, ये एग्जैक्टली लफ्ज़ जो है उसके अंदर इस्तेमाल किया गया। तो इस वजह से जनाब पाकिस्तान और अमेरिका का आजकल जो है वो हनीमून पीरियड एक चल रहा है। देखते हैं ये हनीमून पीरियड जो है वो कितनी देर चलता है। अलबत्ता दूसरी साइड पर ब्लूमबर्ग ने एक और खबर दी और ब्लूमबर्ग ने कहा जी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खदशा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो बेसिकली खबर यह है कि दोनों के ताल्लुकात खराब कहां से हुए हैं, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब कहां से होना शुरू हुए हैं। तो उस पर वो लिखता है कि जी नरेंद्र मोदी को इस बात का खदशा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करवा दें। आपको याद होगा आसिम मुनीर साहब जो हैं वो गए थे अमेरिका और वहाँ पे उनके साथ लंच भी किया था। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उस वक्त एक इजलास हो रहा था गालबन कनाडा के अंदर और नरेंद्र मोदी वहाँ पे गया हुआ था। तो इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फ़ोन किया था और 45 मिनट की जो है वो आपस में फ़ोन पर बात हुई थी और नरेंद्र मोदी को उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बुलाया था और नरेंद्र मोदी ने फिर वापस आके एक जलसे के अंदर भी ये बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप मुझसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा अटेंड करना है, तो मुझे आप लोगों के पास आना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। ये बेसिकली उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अब उसी स्टोरी का ये दूसरा एंगल है। तो उसमें ये ब्लूमबर्ग कहता है कि जी ये 45 मिनट तक आपस में फोन पे बातचीत हुई। 45 मिनट की गुफ्तगू में ही अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के दरमियान टर्निंग पॉइंट बनी। तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तलखी आना शुरू हुई। तनाव की झलक उस वक्त भी सामने आई जब ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा कहा। फिर रूस से तेल खरीदने पर तजारती मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया गया। तो ये बेसिकली एक फोन कॉल की वजह से जो है वो हालात खराब से खराब तो होते गए इंडिया और अमेरिका के दरमियान, जिसकी वजह से बात अब यहां तक आ गई कि उनके ऊपर 50% जो है वो टैरिफ लग गया है। इसके अलावा DW उर्दू ने जो है वो एक खबर दी है और वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी के हवाले से भारतीय दरामदात पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद अब भारत के साथ तजारती मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ट्रेड टॉक्स जो है अब नहीं हो सकती जब तक आप रूस से जो है वो तेल ले रहे हैं।
ओवल ऑफिस में सहाफियों ने जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या वो भारत के साथ भारी महसूलात के ऐलान के बाद, यानी कि टैरिफ के हवाले से ऐलान के बाद मजीद बातचीत की तवक्को रखते हैं, तो उन्होंने जवाबन कहा कि इस वक्त तक नहीं जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते टैरिफ के मामलों को। वाज़ेह है कि भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती रवाबत और टैरिफ के हवाले से काफ़ी दिनों से मुज़ाकरात जारी थे और नई दिल्ली का कहना था कि वो बातचीत के जरिए तमाम मसाइल पर काबू पालेगा। ताहम अब अमेरिकी सदर ने भारत के साथ तजारती मुज़ाकरात ही रोक दिए हैं, जिसके दूररस नताइज निकलने की तवक्को की जा रही है। इसके अलावा जनाब रॉयटर्स ने एक ये खबर दी है और रॉयटर्स ने कहा है कि जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और टैरिफ इकदाम के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ इकदाम के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम करने के ऊपर आमादगी जाहिर कर दी है और चंद रोज कबल अमेरिकी सदर ने भारत को रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने की सूरत में इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। मेरे पास ये खबर है और जो मेरे चंद सोर्सेस से मेरी बात हुई है, ये अल्टीमेटली ये मामला हल हो जाना है, ये मैं आपको अभी से बता दूं, लेकिन इसके लिए वाकई इंडिया को पीछे हटना पड़ेगा और रूस के साथ जो अपनी तेल की खरीदारी है इस मामले में कोई ना कोई इनको जो है वो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा और ये टैरिफ इसी तरह 50% के ऊपर रहे तो सिर्फ 50% के टैरिफ का नुकसान नहीं होगा भारत को और भी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत को जो है नुकसान उठाना पड़ेगा और वो इतना नुकसान उठा नहीं सकता। तो उसके पास ऑप्शन ये है कि अगर वो रूस से तेल नहीं लेता तो उसके पास और भी आउटलेट्स हैं जहां से उसको तेल मिलेगा, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अगर वो उन जगहों पे जाता है लाइक मशरक वस्ता की तरफ जाता है या इवन अमेरिका से ऑयल लेना शुरू कर देता है, जिस तरह पाकिस्तान ले रहा है, तो इसी तरह अगर वो लेना शुरू कर देता है तो वो उसको उतने रेट पर नहीं मिलेगा क्योंकि रशिया ने उसे बहुत डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है वो तेल दिया है। और इस सिलसिले में मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूं कि वो ये है कि अगर उसने अपना जो है वो खाम तेल इसको अगर रूस से लेना बंद किया तो इस माली साल में 9 अरब अमेरिकी डॉलर, अगले साल 12 अरब डॉलर तक जो है उसका जो तेल का बिल है वो बढ़ जाएगा। यानी उसे 9 अरब डॉलर मजीद खर्च करने पड़ेंगे इस साल और 12 अरब डॉलर मजीद खर्च करने पड़ेंगे अगले साल अगर उसने रूस से तेल लेना बंद किया तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एक रिपोर्ट आई है और वो ये कहती है कि अगर रूसी सप्लाईज बंद हो जाएं तो भारत दोबारा इराक, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी तेल खरीद सकता है। भारत ने 2022 के बाद रूसी तेल की खरीदारी में नुमाया इजाफा किया है क्योंकि यह तेल रियायती निर्खों पर दस्तयाब था। कीमत 60 अमेरिकी डॉलर फी बैरल पर महदूद की गई थी और माली साल 2020 में भारत की कुल दरामदात में रूस का हिस्सा सिर्फ 1.7% था। यानी जो टोटल तेल ये खरीदते थे उसमें तकरीबन सिर्फ 2% या 2.25% जो तेल था वो ये पहले रूस से लेते थे 2020 में। 2025 में अब यह तादाद बढ़ के 35% हो चुकी है। यानी टोटल जो तेल इंडिया के अंदर आता है उसमें से 35% जो है वो अब रूस से आता है और भारत को सबसे ज्यादा तेल जो है वो रूस से मिल रहा है। यानी सबसे ज्यादा जो तेल खरीदा जाता है भारत जहां से जिस मुल्क से ले रहा है वो रूस है। और मिकदार के लिहाज से माली साल 2025 में भारत ने रूस से 88 मिलियन मेट्रिक टन खाम तेल जो है वो दरामद किया, जबकि कुल दरामदात 245 मिलियन मेट्रिक टन थी। एक और फिगर भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूं और वो ये है कि ये जो टैरिफ का मामला है इसका कितना बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया को हो सकता है। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका के अंदर जो फोन इंपोर्ट होते हैं, यानी जो बाहर से मंगवाए जाते हैं दूसरे ममालिक से अमेरिका के जो अंदर आते हैं, पिछले साल तक 14% वो 2024 के अंदर 14% जो टोटल मोबाइल फोन आता था ना वो इंडिया से आता था 2024 में। 2025 में यह तादाद 44% हो चुकी है, 44%। 44% मोबाइल फोन जो अमेरिका के अंदर आता है वो इंडिया से आता है। तो अगर ये टैरिफ इस तरह बढ़ा दिया जाए तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका की तरफ आती है उससे कितना बड़ा हिट होगा। अमेरिका को तो होगा ही होगा, जाहिर बात है वो मोबाइल फोन इंडिया से नहीं आएगा लेकिन फिर वो कहीं और से ले लेगा, लेकिन इंडिया को कितना बड़ा नुकसान होगा कि इतनी बड़ी मोबाइल फोन की मार्केट उसकी जो है वो अमेरिका थी वो एक किस्म की बंद हो जाएगी जब इतना बड़ा टैरिफ उसके ऊपर लग रहा है। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा था कि कुछ ना मानते हुए भी हर सूरत इंडिया को घुटने टेकने पड़ेंगे और ये हो जाएगा। आप देखिएगा ये होगा, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि होगा। इसके साथ साथ रॉयटर्स ने एक और खबर भी दी है और वो ये है कि नई दिल्ली ने अमेरिका से नए हथियारों और जंगी तैयारों की खरीदारी के मंसूबे आर्जी तौर पर फिलहाल रोक दिए हैं। हमने आपको एक दिन पहले ये खबर दी थी कि उन्होंने जो अपनी जासूसी के तैयारे थे वो ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ था, उसको भी उन्होंने रोक दिया कि अभी हमने ये तैयारे नहीं लेने, ये बोइंग से लेने थे उन्होंने। अब ये बताया जा रहा है कि मजीद भी और चीज़ें, उसमें आर्मर टैंक्स भी हैं, उसमें कुछ आर्मर गाड़ियां हैं सॉरी, और इस तरह की चंद चीज़ें हैं जो इन्होंने अमेरिका से लेनी थी वो परचेज भी जो है उसे भी रोक दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा था कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह जो है उन्होंने दिफाई मुआहदे करने के लिए अमेरिका जाना था लेकिन उनका दौरा भी जो है वो अब लग रहा है कि मनसूख हो गया है और इसकी बाकायदा तौर पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इंडिया के अंदर जो दिफाई तजियाकार हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि ये सिलसिला भी रोक दिया गया। और इसके साथ साथ भारत की जानिब से जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स की बनाई हुई स्ट्राइकर लड़ाका गाड़ियों और रेथियन और लॉकहीड मार्टिन की तैयार करदा जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीदारी पर बातचीत आर्जी तौर पर वो भी जो है वो रोक दी गई है। इसके अलावा बीबीसी उर्दू ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है और वो ये है कि रवां बरस मई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच फौजी तनाज़े के बाद मुस्तकबिल की जंगी तैयारियों की हिकमत अमली के तौर पर इंडिया की बड़ी फौज ने अपने मुख्तलिफ शाखों के लिए मखसूस ड्रोन बटालियंस तैयार करने का फैसला कर लिया है। ये दिस इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड कि बटालियन जो है वो पूरी की पूरी सिर्फ ड्रोन को हैंडल करने के लिए तैयार की जाएगी। इस हिकमत अमली के तहत बड़ी फौज की आर्टिलरी, इन्फेंट्री और आर्म डिवीजन में एक एक ड्रोन यूनिट जो है वो तश्कील दिया जाएगा। इन नए यूनिट का मकसद सिर्फ ड्रोन चलाने की जिम्मेदारियां संभालना होगा। दिफाई तजियाकार राहुल बेदी कहते हैं कि इंडियन फौज अब ड्रोन के लिए मखसूस ब्रिगेड बना रही है जिसमें 25 से
100 फौजी और टेक्निकल माहिरीन को सिर्फ ड्रोन चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ बहुत एडवांस नौयत के अटैक ड्रोन्स होते हैं जैसे NQ-9B। इंडिया ने इस साल के $3.5 अरब मालियत के 31 ड्रोन अमेरिका से खरीदे हैं। तो ये एक नया वॉरफेयर जो है वो शुरू हो रहा है, जिसके अंदर ड्रोन्स की खासतौर पे इस जंग के बाद जो है वो ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां पे इंडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं, वहीं पे पाकिस्तान भी जो है अपने ड्रोन्स के हवाले से जो है अपने प्रोग्राम को मजीद वसअत देगा। इंडिया से ही रिलेटेड एक और भी बड़ी शेमफुल खबर है, उनके लिए शर्मनाक खबर है, और वो ये है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जाली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करवाने पर अपने 11 रेसलर्स को मुअत्तल कर दिया है। जाली बर्थ सर्टिफिकेट, अंदाजा कीजिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन रेसलर्स को बर्थ सर्टिफिकेट में जालसाजी करने पर मुअत्तल किया गया है। कुछ केसेस में पैदाइश के 12 से 15 साल बाद बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए। 12 से 15 साल के बाद इतना बड़ा गैप, अंदाजा करें आप। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने 95 रेसलर्स के बर्थ सर्टिफिकेट की तस्दीक की, जबकि तस्दीक में 11 पहलवानों की उम्र में जालसाजी पकड़ी गई। 11 रेसलर्स के बर्थ सर्टिफिकेट जाली और फोटोशॉप के जरिए अपडेट किए गए थे। जाली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करवाने पर 6 रेसलर्स को अब, जबकि बाकी 5 को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। अच्छा, बाय द वे, ये मैं आपको बात बता दूं कि ये 2 नंबरी सिर्फ उधर नहीं होती, इधर भी होती है, ये पाकिस्तान में भी होती है। और मैं खुद एक फॉर्मर स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूं यहाँ पे कैसी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, चले जाते जाते आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले एक कोच थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि जी आप, मेरे बेटे की बर्थडे है तो आप आइए, मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, मेरे घर पे बर्थडे है। तो मैंने कहा जी ज़रूर। तो मैंने कहा जी बच्चे की उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो 2 साल का है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके लिए गिफ्ट लेके जाना था, मैंने उसके मुताबिक गिफ्ट लिया, मैं चला गया। तो मैंने जाके उन्हें गिफ्ट दिया। तो उन्होंने जब केक कटने लगा तो केक के ऊपर जो है वो मोमबत्ती नहीं लगी हुई थी, यानी कैंडल्स जो होती है ना। तो मैंने कहा जी इसके ऊपर कैंडल्स तो लगाएं, 2 कैंडल्स लगाएं, बच्चा 2 साल का हो गया। उन्होंने कहा नहीं 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 वो नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तस्वीरें खींचनी है ना। मैंने कहा तो तस्वीरों में तो आना चाहिए ना, अच्छी बात है, केक कट रहा है तो तस्वीरें तो खींचनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक्चुअली कागजों के मुताबिक बच्चा आज पैदा हुआ है। मैं कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा कागजों के मुताबिक बच्चा आज पैदा हुआ है, वैसे 2 साल का। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं समझा नहीं आपकी बात। तो जाहिर बात है वो क्रिकेट के कोच थे, उन्होंने कल को अपने बच्चे को क्रिकेट खिलानी थी, तो उसकी उम्र उन्होंने 2 साल कम की हुई थी। तो ये एक नॉर्मल रूटीन है जो हमारे यहाँ पे होती है। इवन दो मैं आपको एक और भी अपडेट दे दूं कि इसका भी टेस्ट होता है, एज वेरिफिकेशन का भी टेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे माशाल्लाह स्पोर्ट्स एसोसिएशंस जो हैं इतनी नाअहल हैं कि ज़्यादातर इस तरफ जाती ही नहीं है, जबकि ये साइंटिफिक तरीके से पता लग सकता है अप्रॉक्सीमेट एज किसी की क्या है। ये 3-3, 4-4 साल के जो है ना छक्के नहीं मारे जा सकते अगर आपने साइंटिफिकली चलना है तो शौकत खानों के अंदर टेस्ट होता है, और वो मैंने एक दफ़ा किसी का करवाया भी था। मैंने एक बच्चा था, मैंने उसकी एज को चैलेंज किया था और फिर मैंने वो टेस्ट करवाया और वो बच्चा पकड़ा गया था। वो बच्चा उस टेस्ट में पकड़ा गया था। उनकी एज बाकी कागजों के हिसाब से उन्होंने तकरीबन को 2.5 साल का छक्का मारा था उसके अंदर, 2.5 साल का छक्का। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।